नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपसे अभी शिक्षक भर्ती चल रही है, उसकी परीक्षाएं चल रही है, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं चल रही है, जिसमें वर्ग 1 के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, वर्ग 2 के आने वाले हैं। तो अब इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, वर्ग 1 की जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो है 11 मार्च तक आपकी एग्ज़ाम्स चलेगी। तो अब यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं, इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है। 2018 में ही वीडियो बनाया था, शायद 19 में बनाया था। तो वो वीडियो मैं इसी में लगा दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो में आपको वीडियो मिल जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन आपका कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब आपकी शिफ्ट एक से अधिक हो, है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो हर सब्जेक्ट की शिफ्ट एक से अधिक ही है। जैसे हिंदी की भी 2 शिफ्ट है, अंग्रेजी की भी 2 शिफ्ट है, गणित की भी 2 है, जीव विज्ञान की भी 2 है ना। वाणिज्य की 1 है, मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इतिहास में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, मतलब ये 2 सब्जेक्ट है जिनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद ये संस्कृत भाषा, इसकी भी एक ही शिफ्ट है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखें उर्दू भाषा और भौतिक विज्ञान, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना। उसके बाद भूगोल में भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो गृह शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसमें भी नहीं होगा, एक ही शिफ्ट है। कृषि और समाज शास्त्र, इसमें भी नहीं होगा। राजनीति शास्त्र, इसमें भी नहीं होगा। रसायन विज्ञान, इसमें भी नहीं होगा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी, गणित और जीव, ये 4 सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो शिफ्ट है ये एक से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट हो रही है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है कि जब एक से अधिक शिफ्ट हो तो नंबरों को नॉर्मलाइज किया जाता है, कि कोई शिफ्ट सरल हो या कोई शिफ्ट कठिन आ जाती है तो किसी भी स्टूडेंट के साथ मतलब यहाँ पर अनफेयर ना हो। ओके, तो इस उद्देश्य से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो ये 4 सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, बाकी में नहीं होगा, क्योंकि ये एक एक शिफ्ट है, इसमें एक ही शिफ्ट है, एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा, तो कोई मार्क्स को नॉर्मलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मैं इसी वीडियो में दे रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा पुराना है तो कुछ चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं। थैंक यू। फार्मूला दिया गया है ये, तो इस फार्मूले के तहत आपका नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी एग्जाम का। ओके, अब इस फार्मूले को अगर इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा इजी कर लिया है ताकि आप इस फार्मूले को समझ सको। तो देखिए ये फार्मूला है, मैंने इसको थोड़ा इजी कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी बटे मैंने c माइनस डी और फिर से गुणित ये नंबर, ये आपके नंबर रहेंगे कि आपके कितने नंबर आए, उसमें से d घटाकर फिर b जोड़ दिया जाएगा, फिर जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके नॉर्मलाइज नंबर होंगे, ठीक। अब इसमें दोस्तों a b c और d क्या है, ठीक। तो इस पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। a क्या है दोस्तों कि आपकी जो परीक्षा है या फिर आपकी जो शिफ्ट कितनी जो टोटल शिफ्ट हुई उसके 0.1% टॉपर से के नंबर का एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपकी इंग्लिश का पेपर था 2 शिफ्ट में, तो 2 शिफ्ट में 0.1% टॉपर से का एवरेज नंबर लिया जाएगा। बी क्या है दोस्तों कि आप परीक्षा के औसत नंबर, ठीक है। तो आपकी परीक्षा की जितने शिफ्ट थी, जैसे कि इंग्लिश की 2 शिफ्ट थी, तो दोनों शिफ्ट के औसत नंबर निकाल कर उसको लिया जाएगा। सी इसमें क्या है दोस्तों कि आपकी पाली के 0.1% टॉपर तक हो सकते, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी शिफ्ट की बात हो रही है। सी क्या है कि आपकी शिफ्ट में कितने टॉपर से उसका 0.1% लेकर उनका औसत एवरेज लिया जाएगा। डी क्या है दोस्तों आपकी शिफ्ट का एवरेज, यहाँ पर आपकी शिफ्ट का एवरेज लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर क्या है, ये आपके खुद के नंबर रहेंगे। और डी तो मैंने आपको बता दिया, डी आपकी पाली का एवरेज है, ठीक है। डी आपकी पाली का एवरेज है। और बी क्या है दोस्तों आपकी पूरी परीक्षा का औसत है। तो यहाँ पर इन सभी वैल्यूज को रखा जाएगा और फिर जो दोस्तों जो फाइनलाइज नंबर आएंगे वो आपके नॉर्मलाइज नंबर रहेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले के तहत पीबी अभी तक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करती है। दोस्तों इसको हम प्रैक्टिकली इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि एक एग्जाम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं और हम इसे प्रैक्टिकली करना हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप मानकर कुछ भी कर सकते हो, अगर आप मानकर कुछ करोगे तो नॉर्मलाइज नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। लेकिन दोस्तों लार्ज स्केल पर जो एग्जाम्स होती है उनमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा ही कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनके इतने नंबर्स लेना तो उनका फिर डिफरेंस नंबर गैपिंग बहुत अलग रहता है। तो इस तरह से एक फार्मूला मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक उदाहरण के तौर पर कुछ अंक लेकर इस फार्मूले के तहत नॉर्मलाइजेशन करके देख सकते हो, लेकिन आपको डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। आप शिक्षक भर्ती में आपके नंबर कितने बढ़ सकते हैं और कितने घट सकते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें क्या था, कुछ सब्जेक्ट का लफड़ा नहीं था, तो पूरी परीक्षा एक ही परीक्षा थी, ठीक है। लेकिन शिक्षक भर्ती में क्या था कि सब अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है।
तो जिसकी ज़्यादा शिफ्ट है उस पर नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और जिसकी कम शिफ्ट है उस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वर्ग 2 की अगर बात की जाए तो वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान की बहुत ज़्यादा शिफ्ट रही दोस्तों, तो उस पर नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम और ज़्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों रही बात कठिन और सरल शिफ्ट की, तो कठिन और सरल शिफ्ट को हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी एग्जाम कठिन है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी और कौन सी शिफ्ट इजी थी। ये तो वहाँ उस शिफ्ट में बैठे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए उस हिसाब से पीबी ही इस चीज को डिसाइड कर सकता है कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट कठिन थी। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगर नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा शिक्षक भर्ती पर, तो वो नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट आपकी जो आपने जो आपत्तियां लगाई है, जो बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे, उनका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपकी एग्जाम पर पड़ने वाला है, ना कि नॉर्मलाइजेशन का। इस पर आपका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, 2 से 3 नंबर का इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा नंबर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अब दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तब फाइनल मार्कशीट फाइनल आंसर शीट आएगी, उसमें आप सबको क्लियर हो जाएगा कितने क्वेश्चन रिजेक्ट किए गए और कितने क्वेश्चन एक्सेप्ट किए गए और आपके कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़े हैं, कितने घटे हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस से दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश की है। हालांकि मैं इसे प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फार्मूला दिखाया है। आप चाहे तो कुछ आंकड़े लेकर 2-3 शिफ्ट के कुछ आंकड़े लेकर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके एक उदाहरण के तौर पर आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि हम जो नंबर से लेंगे बहुत कम लेंगे और जो परीक्षा होती है उसमें हजारों में स्टूडेंट बैठते हैं और उनके जो कैंडिडेट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, फिर भी दोस्तों आपके एग्जाम में ज़्यादा 3 या 4 नंबर का डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आपत्तियाँ और कितने क्वेश्चन गलत जा रहे हैं और कितने आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, तो उनका बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन और 100% होगा और देखते हैं कैसे कितने कितने नंबर बढ़ते हैं और किसको किसको फायदा होता है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान भी हो जाता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ भी जाते हैं। मैंने भी वाइपिंग की बहुत सारे एग्जाम से दी, मेरे भी कम से कम 2 से 3 नंबर अभी तक कम ही हुए। अभी तक मैंने जितनी एग्जाम्स दी उसमें मेरा रिकॉर्ड है, कभी भी नंबर मेरे तो नहीं बढ़ते, बहुत सारे कैंडिडेट्स के बढ़ते हैं। शायद में इजी शिफ्ट में मेरा हमेशा नंबर आता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।